परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, 20 नवंबर 2021 से रात्रि 11:15 पर बृहस्पति देव और कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में चलेंगे। उसके बाद जब तीसरा चरण चलते चलते संपन्न हो जाएगा तो चतुर्थ चरण में चलेंगे। 2 जनवरी 2022 तक बृहस्पति देव धनिष्ठा के चौथे चरण को भी पूरा कर जाएंगे। अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र में ही 20 नवंबर से और 31 दिसंबर तक भ्रमण करते रहेंगे और मार्गी ही रहेंगे, वक्री नहीं होंगे। कुंभ राशि में चलेंगे, लगातार चलेंगे। तो ये जो आज फलादेश बृहस्पति का नक्षत्र सिद्धांत के द्वारा आपको दिया जा रहा है, ये नक्षत्र सिद्धांत पका हुआ फल है। जैसे कि आम का जो फल होता है परिपक्व हो जाता है, सुस्वादु हो जाता है, रसीला होता है, तो ये पका हुआ फल है नक्षत्र सिद्धांत। नक्षत्र सिद्धांत जितने भी ज्योतिष के फलादेश के जो सिद्धांत हैं उनमें सर्वोपरि सिद्धांत है। वशिष्ठ के द्वारा, नारद जी के द्वारा, वराह के द्वारा जो हमारे उच्च कोटि के ज्योतिष सिद्धांतकार हुए हैं, उन्होंने इस नक्षत्र सिद्धांत कह लो या तारा सिद्धांत, ये सर्वोपरि है फलादेश में, गोचर के फलादेश में बड़ा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखता है। ये नक्षत्र सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है कि इसमें 9 ताराएं होती हैं। जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, राहु है, गुरु है, शनि है, बुध है, केतु है, शुक्र है, सूर्य है। इस प्रकार से जो हमारे 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों के आधार पर ये नक्षत्र सिद्धांत का निर्माण होता है। 9 ग्रह इसी नक्षत्र सिद्धांत में आ जाते हैं। हमारे यहां ज्योतिष शास्त्र में जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है उसमें 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु है, पुख्य है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र होते हैं।
और नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर एक जो तारा होती है, नक्षत्र को ही तारा कहा जाता है। वस्तुतः है नक्षत्र का ही जो रूप है, जो स्वरूप है, वो तारा है। तो 9 ताराएं होती हैं और एक तारा में 3 नक्षत्र आते हैं। एक तारा में 3 नक्षत्रों का समावेश हो जाता है, तब एक तारा होती है। इस प्रकार से 9 ताराएं हैं। तो 9 ताराओं में 27 नक्षत्र विभाजित हो जाते हैं। ये जो तारा सिद्धांत है, जो नक्षत्र के आधार पर है, क्योंकि एक राशि में तो 2.25 ग्रह होते हैं, यानी एक राशि में 2 नक्षत्र पूरे होते हैं और एक नक्षत्र का एक पार्ट होता है। यानी नक्षत्र के यदि हम विभाग करते हैं तो 4 विभाग होते हैं एक नक्षत्र के, अर्थात एक नक्षत्र में और 4 नवांश कह सकते हैं या 4 अक्षर वर्ण कह सकते हैं। और एक राशि में 9 अक्षर होते, जिनको हम नवांश भी कह सकते हैं कि एक राशि में 9 नवांश हुआ करते हैं। तो ये जो तारा सिद्धांत है, क्योंकि ग्रह एक राशि में और बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीने के लगभग रहता है। 12 महीने से कुछ ज्यादा रहता है, लगभग 13 महीने मान लिया जाता है। अब वो 13 महीने एक जैसा तो फल करेगा नहीं, वही वो 3 नक्षत्रों का भोग करेगा तारा सिद्धांत के आधार पर। अब 3 नक्षत्रों में एक जैसा सबके लिए बराबर फल तो नहीं दे सकता है। अब मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र भी आता है और भरणी नक्षत्र भी पूरा आ जाता है। अब अश्विनी नक्षत्र के तो स्वामी केतु है और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और कृतिका नक्षत्र भी नक्षत्र तारा सिद्धांत के आधार पर उसी में आता है। तो कृतिका का फर्स्ट पार्ट मेष राशि में आ जाता है, 3 पार्ट और वृषभ राशि में चले जाते हैं। तो जब कोई ग्रह, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो मंगल है, जो भी ग्रह है, 9 ग्रह हैं हमारे, जब ये नक्षत्र को बदलते हैं, राशि वही रहती है, तो इनका फल बदल जाता है, फल में परिवर्तन हो जाता है। और मेष राशि से यदि देखते हैं तो बृहस्पति 11वें भाव में चलेगा। 20 नवंबर 2021 से रात्रि 11:15 से बृहस्पति और मेष राशि में चला जाएगा। लेकिन क्या मेष राशि वालों के लिए, सबके लिए फल बराबर करेगा? ये असंभव है, ऐसा होता ही नहीं है। जो फल अश्विनी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है, तारा सिद्धांत के आधार पर उनका फल अलग होगा, और जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उनका फल अलग होगा। जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है उनका फल अलग होगा, क्योंकि बृहस्पति तो धनिष्ठा नक्षत्र में ही चलेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में ही बृहस्पति
2 जनवरी तक भ्रमण करेंगे, तीसरे चरण में और चौथे चरण में मार्गी रहेंगे। अब बृहस्पति को समझना है कि बृहस्पति है क्या, बृहस्पति किन किन वस्तुओं का मोटे तौर पर कारक है, इंडिकेट किस किस को करता है वो। तो सबसे पहले बृहस्पति ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण है उनका कारक है। अब वो ब्राह्मण केवल जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाए ऐसा तो शास्त्र में नहीं माना गया है। ब्राह्मण जन्म से भी हो और कर्म से भी हो। भाई ब्राह्मण का जो कर्म है वो दान लेना, दान देना, साधना करना, तपस्या करना, सदमार्ग पर चलना, वेदादि का अध्ययन करना, यही तो कार्य है ब्राह्मण के। जन्म से और कर्म से, अर्थात बृहस्पति ब्राह्मण है, ज्ञान है। बृहस्पति विवाह का कारक ग्रह है, इसीलिए बृहस्पति को पति कहा गया है। बृहस्पति पति का कारक है। बृहस्पति बड़े भाई का भी कारक है। बड़े भाई को भी इंडिकेट करता है और पति को भी इंडिकेट करता है। बृहस्पति जो धार्मिक शिक्षा है या जो हायर एजुकेशन है या जो वेदांत की शिक्षा है, योग की शिक्षा है, ज्ञान, परलोक की शिक्षा, परलोक को देने वाला जो ज्ञान है वो बृहस्पति है। वो बृहस्पति को अजीत भी कहा जाता है। बृहस्पति सामान्य ग्रह नहीं है, बहुत भारी है, अत्यंत भारी है। पृथ्वी से 1600 गुना भारी है। यदि आपका वजन अगर 70 किलो है, यदि आप बृहस्पति पे पहुंच जाए तो 1600 टन हो जाएगा, लगभग 1500 टन। इतना भारी है बृहस्पति। तो जो भी संसार में जो भारी चीजें हैं, बड़े बड़े भारी भारी कार्यों को करने वाले इंडस्ट्री हैं या जो बड़े बड़े वाहन हैं जो बहुत भारी होते हैं, बृहस्पति जो धन एकत्रित किया जाता है, जो हम और आप सभी लोग मिलकर के जो धन का संचय करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैंक में करते हैं, घर में करते हैं, तो जोड़ा हुआ धन वो बृहस्पति है। जितने भी भारी भरकम चीजें हैं, तो बृहस्पति जब शरीर में वजन को बढ़ाता है, जो मोटापा होता है हमारा, उस मोटापे को बढ़ाता है, यानी भारी करता है वजन को। अच्छा, वजन किससे बढ़ता है? स्वीट से बढ़ता है, फैट। जो हमारा फैट जो बढ़ता है, जो चर्बी जो बढ़ती है, जो मोटापा जो आता है, उसका कारक भी बृहस्पति है, मोटापे को इंडिकेट करता है। परोपकार, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परोपकार, बृहस्पति ईश्वर का अंश है ना। जितने प्रकार के कानून हैं, लॉ, कानून का ग्रह है। जो रत्नों का जो व्यापार किया जाता है, जो रत्न विक्रेता हैं, चाहे वो रिटेल में करते हैं, चाहे वो थोक का कार्य करते हैं, रत्नों का व्यवसाय करने वाला बृहस्पति है। समस्त प्रकार के रत्नों का कारक है। बृहस्पति व्याख्यान दिलवाता है, प्रवचन, भाषण, लेकिन धार्मिक भाषण
नेताजी वाला भाषण नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला भाषण नहीं दिलवाता है। ज्ञान युक्त भाषण, शास्त्र का भाषण, पुराणों का भाषण, पुराणों पर व्याख्यान। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थों का भी स्वामी बृहस्पति है, जो उच्च सिंहासन पर बैठाता है, व्यास गद्दी पर बैठाता है, या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनाता है, वो बृहस्पति है। ऊंचा सिंहासन देने वाला, व्यासपीठ पर विराजित करने वाला, सत्य और निष्पक्ष भाषण कराने वाला। स्वर्ण जो गोल्ड है उसका तो कारक है ही, उसको तो इंडिकेट करता है। शरीर में जो वात और कफ के द्वारा जो रोग होते हैं वह भी बृहस्पति के कारण होते हैं। शरीर में जो मोटापा है, कफ के द्वारा रोग हैं, या वायु विकार है, वात रोग हैं, उनमें भी बृहस्पति बहुत सहायता करता है, कफ का कारक है। जो दिशाएं हैं, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, तो बृहस्पति उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। बृहस्पति उत्तर दिशा का लॉर्ड है। अच्छा, जो साहूकार हैं, जो 1% पे, 1.5% पे, 2% पे, 5% पे, 10% पे जो ब्याज का काम करते हैं, और जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं, वो सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं वो बृहस्पति का ही कार्य है। उनका स्वामी, उनका लॉर्ड बृहस्पति ही है। बृहस्पति समस्त प्रकार का जो फाइनेंस है, जो इंटरेस्ट का, जो ब्याज का काम है, सूद का काम है, वो बृहस्पति है। हमारा आरबीआई से लेकर के एसबीआई है, जितने भी हमारा बैंक सिस्टम है, वो समस्त प्रकार के बैंकों का एकमात्र स्वामी लॉर्ड बृहस्पति ही है। जो हमारा वित्त मंत्री होता है ना, जैसे आज की डेट में आपको पता ही है, श्रीमती सीतारमण, तो वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो बृहस्पति है। बैंक में जो भी लोग काम करते हैं, एलआईसी में काम करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, अन्य प्रकार से फाइनेंस संबंधी जैसे सीए वगैरह होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सबका लॉर्ड एकमात्र बृहस्पति है। जो धर्म के क्षेत्र में जो शास्त्रार्थ किया जाता है, जो तर्क किया जाता है, तर्क शास्त्र, तो ये मोटा मोटी बृहस्पति, बहुत सारी वस्तुएं हैं, सैकड़ों हैं, जिनको बृहस्पति इंडिकेट करता है, लेकिन सबको बताऊंगा तो वीडियो इसी में पूरा नहीं हो पाएगा। अब विषय आता है कि बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 20 नवंबर को, रात्रि में कर रहे हैं, 11:15 बजे रात्रि के कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में वो लगातार अपना गोचर करेंगे। कुंभ राशि, यद्यपि कुंभ राशि और मकर राशि शनि का भाव है, शनि का घर है, उसमें बृहस्पति, अब शनि तो काला है, अज्ञान है, दुख है। अब वो किसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, ये तारा सिद्धांत के द्वारा
आज आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। नहीं जानते हैं तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं, समझें, क्योंकि ये पका हुआ फल है। आज ये सिद्धांत मैं पहली बार बोल रहा हूं। आज तक आपने असंख्य वीडियो ग्रहों से संबंधित देखे हैं, लेकिन इस सिद्धांत को हम पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बड़ा स्पेशल सिद्धांत है अपने में, और यह अपने में सत्य है। इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको चैलेंज नहीं कोई कर सकता है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये नक्षत्र सिद्धांत यहां पर लिखा गया है, और इस नक्षत्र सिद्धांत में ये एक टेबल बनाई है हमने। इसमें 9 पार्ट किए हैं। इस नक्षत्र सिद्धांत में 9 पार्ट किए हैं। पहला पार्ट जिसमें हमने जन्म तारा लिखा है, दूसरा पार्ट हमने बनाया, इसमें हमने संपत्ति तारा लिखा है, तीसरा जो पार्ट है उसमें विपत्ति तारा लिखा है, चौथा जो पार्ट है इसमें हमने क्षेम तारा लिखा है, 5वें पार्ट में प्रत्यरी है, 6वें पार्ट में साधक है, 7वें पार्ट में बध है, 8वें पार्ट में मित्र है, और 9वें पार्ट में परम मित्र है। तो ये जो तारा है वो इसी प्रकार से इसकी गणना की जाती है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और परम मित्र, ये 9 ताराएं होती हैं हमारी। और एक तारा में 3 नक्षत्र आते हैं, तो 27 नक्षत्र इन ताराओं में प्रवेश किए हुए रहते हैं। जन्म तारा यानी हमारा जो जन्म नक्षत्र है उसके आधार से होती है। जब कोई ग्रह जन्म तारा में चलता है तो वो शरीर के लिए कष्टकारी होता है, चिंताएं देता है, कोई न कोई परेशानी, शरीर को चिंता, टेंशन मिलता रहता है जब तक जन्म तारा का समय चलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर संपद तारा आती है। संपद का मतलब है संपत्ति, धन और दौलत। दूसरी तारा बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरी तारा जो है वो विपत्ति तारा है। विपत्ति, आपत्ति, संकट, भय, तो ये विपत्ति तारा है। इन ताराओं का जैसा नाम है नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर, वैसा ही इनका काम है। इनमें अन्यथा कुछ नहीं सोचना पड़ता है। नाम, जैसा नाम वैसा काम। चौथी तारा है क्षेम तारा। क्षेम तारा शुभ होती है, अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, कल्याणकारी होती है, मंगल कार्य कराने वाली होती है, विवाहादि कार्य कराने वाली होती है। 5वीं तारा आती है प्रत्यरी तारा, यानी शत्रु में। प्रत्यरी हरि कहते हैं शत्रु के लिए, दुश्मन के लिए। तो यहां पर हमको कष्ट मिलता है, शत्रु हमारे बलवान हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार से हमको कष्ट जो मिलता है वो प्रत्यरी तारा है, जो 5 नंबर पे आती है। 6वीं तारा जो साधक कहलाती है, उसमें सफलता मिलती है। पूजा पाठ करने का, यज्ञादि करने का, तीर्थों में जाने का अवसर प्राप्त होता है और कार्य की सिद्धि होती है। ये सिद्धि देने वाली साधक तारा है। 7वें नंबर पे जो आती है वो बध तारा होती है। बध कहते हैं मृत्यु के लिए। मृत्यु के समान कष्ट देना, मृत्यु के समान कष्ट की प्राप्ति हो जाना, असफलता, जो भी काम करेंगे उस ग्रह से संबंधित। आज केवल जो बात चल रही है वो बृहस्पति की चर्चा हो रही है,
केवल जो भी कुछ आपको समझना है आज केवल बृहस्पति पर ही समझा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति को इसलिए लिया गया कि बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है और समस्त प्रकार के धनों का स्वामी है, संपत्ति का लॉर्ड है। आठवीं जो तारा है वो मित्र तारा कहती है, जो हमारे सुहृद हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे परिवारीजन, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, जो बृहस्पति जिन को इंडिकेट करता है। अपने से बड़े जो दोस्त होते हैं वो भी बड़े भाई के समान मित्र होते हैं। अपना बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, पति भी बृहस्पति है ना। तो ये मित्र तारा लाभ कराने वाली है और परम मित्र तारा सबसे अच्छी होती है। व्यवसाय के द्वारा लाभ हो, बहुत श्रेष्ठ धन की प्राप्ति हो जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही होती उनकी शादी भी करा देती है ये परम मित्र तारा और मित्र तारा। तो पहली तारा और तीसरी तारा, पांचवी तारा और सातवीं तारा, यानी कि जन्म, विपद, प्रत्यरी और बध, ये जो चार ताराएं हैं ये कष्टों को देने वाली हैं, उत्तरोत्तर कष्ट देती हैं। अब इनको समझेंगे कैसे आप? समझना इस प्रकार के है, ये तारा जो सिद्धांत है, जो नक्षत्र सिद्धांत है, ये जो आपको बताया जा रहा है कि यदि किसी का जन्म मेष राशि में हुआ है, और मेष राशि में तो अश्विनी नक्षत्र भी आता है, भरणी नक्षत्र भी आता है और कृतिका भी आ जाता है। तो यदि किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में आता है यानी मेष राशि, तो ये मेष राशि यहां पर लिखी हुई है, इसमें चंद्र बैठा हुआ है, तभी तो मेष राशि होगी। तो जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, जो मेष राशि वाले हैं, मुख्य रूप से जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है कि वे तारा सिद्धांत है, नक्षत्र सिद्धांत है, तो मेष राशि चंद्र यहां आ गया और बृहस्पति 11वें भाव में चलेगा। अश्विनी नक्षत्र वालों का जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो अश्विनी जो नक्षत्र है उससे ये जो तारा है जिसमें धनिष्ठा नक्षत्र, क्यों बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है, तो बृहस्पति जो धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है तो ये छठवीं तारा होगी जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। यानी ये साधक तारा में उनका समय चलेगा। और ये साधक तारा कब तक रहेगी? कि 2 जनवरी 2022 तक रहेगी। यानी कि जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, चाहे वो पहले चरण में हुआ है, चाहे वो चौथे चरण में हुआ है, चाहे वो दूसरे चरण में हुआ है, चारों चरणों में किसी में भी जन्म हुआ है, अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए बृहस्पति वरदान देने वाला है। जो भी बृहस्पति से संबंधित जो चीजें बताई गई हैं, विवाह है, शादी है, धन है, संपत्ति है, शिक्षा है, ज्ञान है, कानून है, व्याख्यान है, उच्च पद है, फाइनेंस का काम है, तो ये जो समस्त जो कार्य है, तो अश्विनी नक्षत्रों वालों के लिए जो बृहस्पति है 31 दिसंबर तक का फल आपको दिया जा रहा है। तो जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ उनके लिए बृहस्पति साधक तारा में चलेगा, समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि कराएगा, उनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा फल देगा। अब विषय आता है कि भरणी नक्षत्र का नंबर आता है, नंबर 2 पर भरणी नक्षत्र आता है। भरणी नक्षत्र भी मेष राशि का नक्षत्र, लेकिन यहां पर फल बदल जाएगा। बस यही तारा का गुप्त रहस्य है, तारा ज्ञान का गूढ़ रहस्य है। ये राशि तो वही है, लेकिन नक्षत्र बदल गया, अर्थात जिनका जन्म
भरणी नक्षत्र में हुआ है, चाहे वो पहले पार्ट में हुआ है, चाहे वो चौथे पार्ट में हुआ है, 4 पार्ट होते हैं नक्षत्र के। तो जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए 7वीं तारा होगी बुध तारा। जब अश्विनी वालों के लिए साधक तारा है, 6वीं तारा है, तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए तो बुध तारा हो ही जाएगा ना। आगे का नक्षत्र आ गया तो आगे की तारा आ जाएगी। तो उनके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है। जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है वो सावधान रहें, वो ऐसा कोई काम ना करें कि धन की हानि हो जाए। अगर विवाह की स्थिति आ रही होगी तो विवाह भी रुक जाएगा, उसमें भी संकट और कष्ट पैदा हो जाएंगे, विशेष रूप से कन्याओं के लिए, क्योंकि कन्याओं का ही बृहस्पति पति होता है। जो पुरुष वर्ग है उनको धन से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। धन से संबंधित, बड़े भाई से संबंधित जो स्त्रियां हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके पति के लिए कष्टकारी है। जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, तो भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो भले ही मेष राशि क्यों ना हो, लेकिन जिन जिन चीजों को मैंने बताया अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उत्तर दिशा में ना जाएं। उत्तर दिशा के लोगों से संबंध बड़े सोच समझ के बनाएं। अगर आपका उत्तर दिशा में व्यापार चल रहा है, जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, तो उनको ये सारी सावधानियां बरतनी है। अब विषय आता है कि भरणी के बाद आता है कृतिका नक्षत्र। अश्विनी, भरणी और कृतिका, तीसरे नंबर पर कृतिका नक्षत्र आ जाता है। अब कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो जब अश्विनी नक्षत्र में 6वीं तारा हो गई, भरणी नक्षत्र में 7वीं तारा हो गई, तो कृतिका नक्षत्र में तो 8वीं तारा आएगी। जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो ये तारा सिद्धांत है। तो जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, यानी सूर्य का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए ये 9वीं तारा है, सॉरी 8वीं तारा है। ये 8वीं तारा मित्र तारा है। तो जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है उनके लिए तो बृहस्पति वरदान है। मित्रों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिन कन्या, उनकी शादी तो हो या नहीं, लेकिन जन्म कृतिका नक्षत्र में होगा तब उनके लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी है, लाभकारी है। तीर्थ स्थानों में जाएं, साधना करें, पूजा, मित्र उनके सहयोगी होंगे, पति उनका सहयोगी हो। अगर पति पत्नी में विवाद रहता है तो जब तक बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में चलेगा 31 दिसंबर 2021 तक, तब तक तो पति बहुत अच्छा रहेगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। यदि बृहस्पति से संबंधित जो चीजें हैं वो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए बहुत कल्याणकारी हैं, शुभद हैं, सुखद हैं। अब कृतिका नक्षत्र के बाद आता है रोहिणी नक्षत्र। ये नक्षत्र लिखे हैं, अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, फिर रोहिणी है। अब जब रोहिणी नक्षत्र आ जाता है तो यहां पर राशि चेंज हो जाती है और बृहस्पति भी बदल जाता है। और रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र तो चंद्र का नक्षत्र, तो यहां पर जो है वृषभ राशि हो जाती है। चंद्र जो है वो 2 नंबर की राशि में आ जाता है, यानी उच्च का हो जाता है। और बृहस्पति यहां से हट करके
कि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। यानी कि 10वें भाव में बृहस्पति व्यवस्थित होंगे। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए गुरु जी 10वें भाव में कर्म स्थान में आपके लिए हैं और बड़े अच्छे हैं ये। क्यों? भरणी नक्षत्र से तो ये 9वीं तारा होगी। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। तो रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, जो वृषभ राशि के हैं, उनके लिए ये नक्षत्र सिद्धांत से 9वीं तारा है। यह परम मित्र तारा में बृहस्पति, धनिष्ठा नक्षत्र उनका परम मित्र नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र परम मित्र में आता है। ये 9वीं तारा है, ये सबसे अच्छी होती है। गुड, बेटर और बेस्ट, यानी बेस्ट टाइम है। बृहस्पति से संबंधित जो भी कार्य हैं, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए बृहस्पति ये कर्म है। 10वां भाव है और बृहस्पति की 2 राशियां हैं। तो बृहस्पति यहां पर अष्टम भाव का स्वामी बनेगा और 11वें भाव का स्वामी बनेगा। यहां पर धनु राशि यानी 2 राशि का स्वामी है, तो उनको एकाएक धन मिलेगा, एकाएक संपत्ति प्राप्त होने का योग बन रहा है। लाभ स्थान में भी बृहस्पति की राशि आ रही है। बृहस्पति स्वयं कर्म स्थान में बैठा है वृषभ राशि वालों के लिए। यद्यपि वृषभ राशि के लिए बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि बृहस्पति जो वृषभ राशि है वो तो शत्रु राशि है ना। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। लेकिन यह सिद्धांत, तारा सिद्धांत इतना परिपक्व पका हुआ फल है, ये कभी फेल नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य है और सत्य ही फल देने वाला है। ऑलवेज ट्रुथ, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए बृहस्पति परम मित्र तारा में चलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए परम मित्र तारा है। सबसे अच्छा है जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। और रोहिणी नक्षत्र के बाद मृगशिरा नक्षत्र आता है। मृगशिरा और मृगशिरा नक्षत्र तो अब जब 9वीं तारा होगी तो जन्म तारा के तो नंबर आएगा भाई। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बध, मित्र, परम मित्र। अब जन्म तारा का नंबर आ गया। तो जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा नक्षत्र पूरा और वृषभ राशि में आता है, तो जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, भले ही वो वृषभ राशि है, लेकिन चाहे वो मिथुन राशि के, लेकिन जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होना चाहिए। तो उनके लिए जन्म तारा होगी, पहली तारा होगी मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए। और मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जन्म तारा शरीर को कष्ट देगी। रोग से सावधान रहें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आप परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए। परेशान हो सकते हैं आप, आपके शरीर को कष्ट मिल सकता है। जन्म तारा शरीर को कष्ट देने वाली तारा है, टेंशन देने वाली तारा है। ऐसा कोई कार्य ना करें, कोई विवाद ना करें, सावधान रहें। अच्छा नहीं है उनके लिए समय जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है। और मृगशिरा नक्षत्र के बाद तो फिर आर्द्रा नक्षत्र आता है। और आर्द्रा नक्षत्र तो राहु का नक्षत्र है, मंगल का तो मृगशिरा नक्षत्र है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। तो अब
दूसरी तारा आ जाएगी संपत तारा। संपत तारा आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए और धनिष्ठा नक्षत्र किसमें आता है? संपत तारा में। जन्म और संपत्ति, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगी। जो बृहस्पति से संबंधित, जो भी बृहस्पति जिन जिन चीजों को इंडिकेट करता है, यदि आप बैंक में फाइनेंस करा रहे हैं तो आपका फाइनेंस हो जाएगा। कहीं से आपको लोन लेना है तो आपको लोन मिल जाएगा। 20 तारीख से तैयार हो जाएं आप। यदि आप विवाह नहीं हो रहा, गले में मंगल कार्य नहीं हो रहा, तो मंगल कार्य हो जाएगा। बहुत अच्छा समय है जिनका जन्म मृगशा नक्षत्र में हुआ है। मित्रों, आज आर्द्रा नक्षत्र तक हमने बोल दिया है, क्योंकि विषय नक्षत्र सिद्धांत का है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। मैंने इस विषय को आपके सामने पहली बार ये गूढ़ रहस्य को प्रकाशित किया है। तो बृहस्पति का जो वर्णन है, जो उनका जो वार्तालाप, जो चर्चा की गई है, आपके साथ विचार साझा किए गए, और जो कहा है वो होगा। लेकिन बृहस्पति से संबंधित जो भी कार्य है उनके लिए तैयार रहें। देखिए, एक चीज साथ साथ और मैं आपको बता दूं कि जिनका जन्म तारा में बृहस्पति है, जन्म तारा, तारा सिद्धांत के आधार से, तो जन्म तारा शरीर कष्ट से बचना है, विष्णु भगवान की पूजा करें, कृष्ण भगवान की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, साधना करें, पूजा करें, अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करते हुए परमात्मा से क्षमा याचना करें। हे ईश्वर, आपकी कृपाएं तो अनंत हैं, लेकिन मेरी दुष्टताएं भी अनंत हैं। मैं आपकी चरण शरण में हूं, मुझे क्षमा करें। और जो शाक होता है, शाक, बथुआ है, चौलाई है, पालक है, मेथी है, जो हरा शाक होता है, शाक, उसका दान करें। जिनका विपत तारा में बृहस्पति है, उनको गुड़ का दान करना चाहिए, तो विपत्तियों से बचेंगे। ईश्वर की साधना तो करनी पड़ेगी, उनसे क्षमा याचना तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई बुरा कार्य ना किया हो, लेकिन जब विपत्ति तारा आ गई है तो विपत्ति तो आएगी, आपत्ति तो आएगी, कष्टों का सामना तो करना पड़ेगा, धन का अभाव तो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए गुड़ का दान करें, गायों को गुड़ खिलाएं। गाय बृहस्पति है ना, परलोक को तारने वाली गाय है। गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरणी को पार किया जाता है। गौदान बड़ा श्रेष्ठ दान है। तो गायों को गुड़ खिलाएं। जिनका विपत तारा जिनकी चल रही है, बृहस्पति जिनका विपत तारा में है, जिनका प्रत्यरी तारा है, जो दुश्मनों से परेशान रहेंगे, बने हुए कार्य बिगड़ने लग जाएंगे, उनको लवण का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, साल्ट का। गौशाला में 2-4 बोरी साबुत नमक भिजवा दें, या जो लाहौरी नमक आता है, जिसको सेंधा नमक कहते हैं, उसके बड़े बड़े ढेले गौशाला में पहुंचवा दें। गाय उनको चाटेंगी, वो स्वस्थ होंगी, आपकी आपत्ति दूर होगी, गायों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि गाय में तो समस्त प्रकार के देवता वास करते हैं। जिनका बद तारा, सबसे खराब वाणी आती है बद तारा, मृत्यु को समान कष्ट, भयंकर आपत्ति, तो इनको तिल का दान करें, तिल का दान करें। तिल की रेवड़ी है, तिल की गजक है, तिल बुग्गा है, तिल के लड्डू हैं, तिल का दान करें, तिलों का दान करें।
तो निश्चित रूप से परमात्मा की साधना करें, ईश्वर से क्षमा याचना करें, माफी मांगे, आगे ऐसा कोई कार्य ना करें। उनके लिए ये दान है जो नारद संहिता से, वशिष्ठ संहिता से वशिष्ठ जी ने और नारद जी ने इस प्रकार के जो दान बताए हैं, पाराशर ऋषि ने भी बताया है। तो इन दानों को करें, ईश्वर से अपनी क्षमा याचना करें। मित्रों, आगे का जो विषय शेष रह गया है आर्द्रा नक्षत्र से आगे का, उसको मैं आपकी सेवा में आगे के वीडियो में, एपिसोड में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए कमेंट अवश्य भेजें। अच्छा लगे तो अच्छा भेजें, बुरा लगे तो बटन वीडियो का ऑफ कर दें। मित्रों, अल्प विराम करते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।